गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पैसिफिक साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से लेके आया हूँ आपके लिए 12th क्लास बायोलॉजी, जिसमें हमने पहली यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। अब तक हम इस लेसन के अंदर जीवों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली जीवन अवधि के बारे में अपन बात कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जब यह जीवन अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात जीव मृत हो जाता है, मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसका शरीर केवल अवशेष मात्र के रूप में शेष रह जाता है। यदि अगर मृत्यु प्रावस्था के पश्चात या उस जीव के जीवन काल के दौरान यदि अगर किसी भी जीव का शरीर अवशेष के रूप में यदि अगर प्राप्त होता है तो उस जीव की जीवन अवधि को यहाँ पर बताया जा सकता है। लेकिन यदि किसी भी जीव का किसी भाग या कोई भी भाग यदि अगर अवशेष के रूप में शेष नहीं रहता है तो उस जीव को यहाँ पर क्या माना जाता है? अमीबा। हमने एक अमर जीव के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि अमीबा जो है यह अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसे अमर जीव माना जाता है, क्योंकि द्विविखंडन विधि के द्वारा जनक कोशिका का जो शरीर होता है वह टूट करके दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और जनक कोशिका पूरी तरीके से क्या हो जाती है? अपहासित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। किसी प्रकार का कोई अवशेष यहाँ पर शेष नहीं रहता है, इसलिए अमीबा को हमने अमर जीव बोला था। इसी जीवन अवधि की यदि अगर अपन बात कर रहे थे तो इसी जीवन अवधि के दौरान किसी भी जीव की 4 मूल प्रावस्थाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती है। कौन कौन सी 4 मूल प्रावस्थाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवन अवधि और इस जीवन अवधि के दौरान जीव की कितनी मूल प्रावस्थाएं होंगी? 4 मूल प्रावस्थाएं यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। सबसे पहली प्रावस्था कौन सी होगी? सबसे पहली प्रावस्था होगी किशोरावस्था। सबसे पहली प्रावस्था कौन सी होगी? किशोरावस्था। दूसरे नंबर की प्रावस्था कौन सी होगी? परिपक्वता। दूसरे नंबर की प्रावस्था कौन सी होगी? परिपक्वता, मैच्योरिटी। तीसरे नंबर की जो प्रावस्था होगी वह होगी कौन सी? आयु वृद्धि। कौन सी प्रावस्था होगी? आयु वृद्धि एवं जीर्णता। आयु वृद्धि एवं जीर्णता। और चौथे नंबर की जो प्रावस्था होगी वह कौन सी प्रावस्था होगी? मृत्यु प्रावस्था होगी। अर्थात यदि अगर कोई भी जीव अपनी जीवन अवधि को यदि अगर वह प्रदर्शित करता है तो उसकी जीवन अवधि के दौरान कितनी मूल प्रावस्थाएं प्रदर्शित होती है? 4 मूल प्रावस्थाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती है। किशोरावस्था कौन सी प्रावस्था है? तो किशोरावस्था उस जीव की सबसे प्रारंभिक वह अवस्था है जिसमें वह जनन की प्रक्रिया के लिए क्षमता को क्या करता है? अर्जित करता है। अर्थात उस जीव के शरीर के अंदर किसका निर्माण होने लगता है? युग्मकों का निर्माण होने लगता है। लैंगिक विभिन्नताएं वहां पर प्रदर्शित होने लगती है। मेल के अंदर मेल गैमेट्स नर युग्मक और मादा के अंदर मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होने लगती है। ठीक है ना? और यदि अगर जीव के अंदर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है तो इसका मतलब ये है कि वह जीव अब कौन सी प्रक्रिया के लिए सक्षम है? जनन की प्रक्रिया को करने के लिए वह अब पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से वह सक्षम है। तो किशोरावस्था के अंतर्गत जीव कौन सी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है? जीव जनन की प्रक्रिया के लिए, जनन की प्रक्रिया के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है।
जीवन की जनन की प्रक्रिया के लिए तैयार रहता है। क्यों तैयार रहता है? जनन की प्रक्रिया के लिए इसलिए तैयार रहता है क्योंकि इस प्रावस्था के अंदर किसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही जीव किशोरावस्था से परिपक्वता अवस्था के अंदर प्रवेश करता है, तो परिपक्वता प्रावस्था के अंदर प्रवेश करते ही वह कौन सी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है? जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह किसका निर्माण करता है? अपने समान नई संततियों का निर्माण करता है। अपने समान नई संततियों का क्या करता है? निर्माण करता है और अपने विकास की प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाता है। जैसे ही परिपक्वता प्रावस्था के अंदर कोई भी जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नई संततियों का निर्माण होता है, तो वैसे ही उस जीव की आयु के अंदर क्या होती जाती है? वृद्धि होती भी जाती है। वह एजेड होने लगता है, आयु के अंदर उसके अंदर वृद्धि होने लगती है और आयु के अंदर वृद्धि होने से वह जीव कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है? वृद्धावस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह वृद्धावस्था कौन सी प्रावस्था है? यह वृद्धावस्था इस परिपक्वता के पश्चात आयु के अंदर वृद्धि होने से प्राप्त होने वाली क्या है? प्रावस्था है, जिसमें जीव के शरीर के अंगों की कार्यशीलता या क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जीव का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसकी श्वसन, पाचन, जनन संबंधी क्रियाएं जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। ठीक है ना? तो इसी वृद्धा प्रावस्था के दौरान जब जीव के शरीर के संबंधित अंग एवं तंत्र पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, तो वह जीव कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है? जीर्णता प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है। अर्थात यदि अगर किसी भी जीव के जीवन काल के दौरान यदि अगर उस जीव के शरीर के संबंधित अंग एवं तंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उस जीव के द्वारा कौन सी प्रावस्था को प्रदर्शित किया जा रहा है? जीर्णता को प्रदर्शित किया जा रहा है। और एक जीर्णता प्रावस्था के पश्चात एक ऐसी अवस्था यहाँ पर आएगी जिसमें अंग एवं तंत्र अब पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देंगे। पूरी तरह से कार्य करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं और अब जीव कौन सी प्रावस्था को प्राप्त हो जाता है? मृत्यु प्रावस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? वृद्धावस्था के दौरान उस जीव के शरीर के अंग एवं तंत्र धीरे धीरे क्या हुए? कमजोर हुए। उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या हुई? कम हुई, जिसके फलस्वरूप वह कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर गया? जीर्णता प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर गया। जीर्णता प्रावस्था के पश्चात उस जीव के शरीर के अंग एवं तंत्र जो पहले से ही कैसे थे? कमजोर थे। उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे कम हो चुकी थी। ये संबंधित अंग एवं तंत्र अब पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं और जब किसी भी जीव के शरीर के अंग एवं तंत्र पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जीव अब कौन सी प्रावस्था को प्राप्त कर चुका है? मृत्यु प्रावस्था को प्राप्त कर चुका है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यदि अगर जीव मृत्यु प्रावस्था को प्राप्त होता है, तो मृत्यु प्रावस्था को प्राप्त होने के पश्चात उस जीव के शरीर का किसी प्रकार का अवशेष यहाँ पर क्या रहता है? शेष रहता है। उस जीव के शरीर का अवशेष यहाँ पर क्या रह जाता है? शेष रह जाता है, जिसे हम कौन सी प्रावस्था बोलेंगे? मृत्यु प्रावस्था बोलेंगे। ठीक है ना? तो मृत्यु
किसी भी जीव की सबसे अंतिम प्रावस्था है जिसमें जीव के शरीर के अंग एवं तंत्र पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं और जीव का शरीर केवल किसके रूप में शेष रह जाता है? अवशेष के रूप में शेष रह जाता है। तो यह प्रावस्था कौन सी प्रावस्था कहलाती है? मृत्यु प्रावस्था कहलाती है। ठीक है ना। तो जीवन अवधि के दौरान किसी भी जीव के द्वारा कितनी मूल प्रावस्थाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा? 4 मूल प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले किशोरावस्था के अंदर प्रवेश करेगा। किशोरावस्था के अंदर वह जनन संबंधी क्षमताएं जो है वो अर्जित करता है। जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए वह तैयार रहता है, अर्थात उस जीव के अंदर किसका निर्माण होने लगता है? युग्मकों का निर्माण होने लगता है। किशोरावस्था के पश्चात उसके अंदर परिपक्वता आती है। परिपक्वता के दौरान वह जनन की प्रक्रिया को अपनाता है। इस प्रावस्था के अंदर तो वह जनन की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है, लेकिन इस परिपक्वता प्रावस्था के दौरान वह जनन की प्रक्रिया को अपनाता है, जिसके फलस्वरूप वह नई संततियों का निर्माण करता है। जैसे ही जैसे परिपक्वता के दौरान जब धीरे धीरे उसकी आयु के अंदर वृद्धि होती रहती है, तो आयु के अंदर वृद्धि होने से वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था को प्राप्त होते ही उसके शरीर के अंग एवं तंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वह जीर्णता प्रावस्था को प्राप्त हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उस जीव के अंग एवं तंत्र पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं और उस जीव का शरीर केवल किसके रूप में शेष रह जाता है? अवशेष के रूप में शेष रह जाता है। और इस प्रावस्था को हमने यहाँ पर क्या बोला है? मृत्यु प्रावस्था बोला है। ठीक है ना। तो ये 4 अपने पास में जीवन अवधि के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी प्रावस्थाएं हैं? मूल प्रावस्थाएं हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जनन की अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि जीवों में जनन जो है वो किस प्रकार की एक प्रक्रिया है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने यहाँ पर क्या किया था? डिस्कस किया था। देखते हैं अपन यहाँ पर कि जनन जो है वो यहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया है। चलिए, जनन रिप्रोडक्शन किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? जनन रिप्रोडक्शन। जनन के बारे में अपन देखते हैं कि जनन जो है वो क्या है। तो अपन को पता है कि सभी जीवों के द्वारा अपने समान नई संततियों का निर्माण किया जाता है। कोई भी जीव यदि अगर अपने ही समान नई संततियों का निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस जीव के द्वारा कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया है? जनन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है ना। तो जनन जो है, यह जनन अपन यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए जीव अथवा नई संततियों का क्या करता है? निर्माण करता है। नई संततियों का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है ना। तो जनन की यह आपके पास में क्या है? एक परिभाषा है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैविक प्रक्रिया जो किसी सजीव के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीव अथवा नई संततियों का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जब किसी भी जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो जनन की प्रक्रिया को अपनाने के दौरान 3 प्रावस्थाएं उस जीव के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि अगर कोई भी जीव कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है? जनन की प्रक्रिया को अपनाता है, तो इस जनन की प्रक्रिया के दौरान उस जीव के द्वारा
कितनी प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा? 3 प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। 3 प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ये कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं जो जनन की प्रक्रिया के दौरान जीवों के अंदर हमको देखने को मिलती है? तो देखिए, सबसे पहली प्रावस्था होती है कौन सी? निरंतरता। सबसे पहली प्रावस्था होती है कौन सी? निरंतरता। दूसरे नंबर की जो प्रावस्था होती है वो होती है कौन सी? विभिन्नताएं, वेरिएशंस, विभिन्नताएं। और तीसरे नंबर की जो प्रावस्था होती है वह होती है जीवन या विकास। जीवन या विकास, ठीक है ना। अब किस तरीके से जनन की प्रक्रिया के द्वारा इन 3 प्रावस्थाओं को यहां पर प्रदर्शित किया जाता है? तो देखो, हमको पता है कि कोई भी जीव, देखना यहां पर ये आपके पास में कोई भी एक जीव है। जैसे यदि अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य की यदि अगर अपन बात कर रहे हैं, तो यह एक आपके पास में जीव है। इस जीव के द्वारा यहां पर कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया? जनन की प्रक्रिया को अपनाया गया। जब इस जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया को अपनाया गया तो जनन की प्रक्रिया द्वारा इस जीव ने अपने समान किसका निर्माण किया? नई संततियों का निर्माण किया। अपने समान यहाँ पर क्या निर्मित हुई? नई संततियां निर्मित हुई। जब ये नई संततियां फिर से कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाएगी? जब ये नई संततियां फिर से परिपक्वता प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो हमने अभी पढ़ा है कि जीवन अवधि के दौरान कौन सी प्रावस्था मूल प्रावस्था के रूप में होती है? दूसरे नंबर की प्रावस्था परिपक्वता प्रावस्था के रूप में होती है, जिसके दौरान कोई भी जीव कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है? फिर से जनन की प्रक्रिया को अपनाता है। तो इस जीव से निर्मित होने वाली ये नई संततियां धीरे धीरे क्या हुई? बढ़ी, इनके अंदर वृद्धि हुई। वृद्धि होने के फलस्वरूप ये किशोरावस्था के अंदर पहुंची। किशोरावस्था के पश्चात ये कौन सी प्रावस्था के अंदर पहुंची? परिपक्वता प्रावस्था के अंदर पहुंची। परिपक्वता प्रावस्था के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप इन संततियों के द्वारा फिर से कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया? जनन की प्रक्रिया को अपनाया गया। जनन की प्रक्रिया को अपनाया गया तो जनन की प्रक्रिया के दौरान इनके द्वारा भी अपने समान नई संततियों का यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण हुआ। नई संततियां यहाँ पर निर्मित हुई। निर्मित होने वाली ये नई संततियां फिर से क्या हुई? बढ़ी। आयु के अंदर वृद्धि हुई। किशोरावस्था, किशोरावस्था के अंदर फिर से कौन सी प्रावस्था? परिपक्वता प्रावस्था। और परिपक्वता प्रावस्था के अंदर फिर से इन्होंने कौन सी प्रक्रिया को अपनाया? जनन की प्रक्रिया को अपनाया। और जनन की प्रक्रिया द्वारा फिर से इन्होंने अपने ही समान किसका निर्माण किया? नई संततियों का यहाँ पर इन्होंने फिर से निर्माण किया। और ये प्रक्रिया लगातार क्या करती रहती है? क्रमबद्ध रूप से चलती हुई रहती है, जिससे इन जीवों के अंदर क्या बनी रहती है? निरंतरता बनी रहती है, ठीक है ना। तो यदि अगर अब इन जीवों के द्वारा यदि अगर निरंतरता एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर नई संततियों का यदि अगर निर्माण जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे हमको क्या दिखाई दे रही है? विभिन्नताएं दिखाई दे रही है। इस जीव से उत्पन्न होने वाली ये नई संततियां जिनमें आपको कुछ विभिन्नताएं दिखाई देगी, इनसे उत्पन्न होने वाली फिर से नई संततियां जिनके अंदर भी फिर से क्या दिखाई देगी? विभिन्नताएं दिखाई देगी। इनसे उत्पन्न होने वाली ये संततियां जिनके अंदर भी फिर से आपको क्या दिखाई देंगी? नई विभिन्नताएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और यही विभिन्नताएं जीव के जीवन एवं विकास के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। हम बोलते भी हैं कि यदि अगर जीवों के विकास की प्रक्रिया को यदि अगर अपन देखना चाहते हैं तो जीवों के बीच में किसका होना अनिवार्य है? विभिन्नताओं का होना अनिवार्य है। यदि अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये विभिन्न प्रकार के जीव यदि अगर ये विभिन्नताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मतलब इन जीवों के जीवन अथवा विकास की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो जनन की प्रक्रिया के दौरान जीव के द्वारा कितनी प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है? 3 प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। निरंतरता, जिसमें कोई भी जीव जनन की प्रक्रिया को अपनाता है, अपने समान नई संततियों का निर्माण करता है
उत्पन्न होने वाली संतति या परिपक्वता को प्राप्त करके फिर से जनन की प्रक्रिया को अपनाती है और फिर से नई संततियों का निर्माण करती है। और यह प्रक्रम लगातार निरंतर क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। जब जनन के दौरान निरंतरता यहाँ पर बनी रहती है तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और जब विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित जीव के जीवन अथवा विकास की प्रक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित होती है। ठीक है ना। तो 3 प्रावस्थाएं जो हैं वो जनन की प्रावस्था के दौरान हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जनन की विधियां। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जनन की विधियां। ठीक है, कि जीवों में जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती है। टॉपिक है अपने पास में, अगला टॉपिक है जनन की विधियां, कि कोई भी जीव किस प्रकार की जनन की विधि को अपनाता है और किस प्रकार से वह जीव अपने समान नई संततियों का निर्माण करता है। देखो, जनन की विधियों को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस से ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन जब अपन जनन की प्रक्रिया को यदि अगर अपन समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमको ये भी जानना आवश्यक होता है कि यदि अगर कोई भी जीव के द्वारा यदि अगर जनन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो जनन की प्रक्रिया के दौरान नई संततियों का निर्माण यहाँ पर किस प्रकार से होता है। ये तो हमने परिभाषित कर लिया कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नई संततियों का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर जनन की प्रक्रिया के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं होती है, ऐसी कौन सी क्रियाएं यहाँ पर होती है जिसके द्वारा किसी भी जीव से अपने ही समान नए जीव का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनन, जब कोई भी जीव और यह जीव यदि अगर जनन की प्रक्रिया को अपनाता है तो जनन की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उस जीव के द्वारा अपने समान नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अपने समान नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो जनन की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, तो देखिए क्या क्या परिवर्तन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन, जब कोई भी जीव जनन की प्रक्रिया को अपनाता है तो जनन की प्रक्रिया को अपनाने के दौरान संबंधित जीव की कोशिका में किनका संश्लेषण होता है, डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, डीएनए, आरएनए एवं किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कब ये प्रावस्थाएं, ये परिवर्तन, ये प्रक्रम हम कब देख रहे हैं, जब किसी भी जीव के द्वारा कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया, जनन की प्रक्रिया को अपनाया गया, और जनन की प्रक्रिया द्वारा उस जीव ने किसका निर्माण किया, अपने समान नए जीव का निर्माण किया। तो इस जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया से अपने समान नए जीव का निर्माण किस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहा है, तो उन परिवर्तनों को अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होता है, जननिक कोशिका के अंदर डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। जब डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन का यहाँ पर क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है, तो दूसरे नंबर का परिवर्तन अपन को यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके अंदर एक प्रावस्था यहाँ पर जीव के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कोशिका के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसे कहा जाता है अंतरावस्था इंटरफेज। अंतरावस्था इंटरफेज जिसे कहा जाता है, और इस अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं के अंदर बांटा जाता है। पहली प्रावस्था होती है जीवन प्रावस्था, दूसरे नंबर की प्रावस्था होती है एस प्रावस्था, और तीसरे नंबर की प्रावस्था होती है कौन सी प्रावस्था, G2 प्रावस्था। अंतरावस्था के अंतर्गत आने वाली ये तीनों प्रावस्थाएं जो है वह कौन सी प्रावस्थाएं होती है,
वृद्धि प्रावस्थाएं होती है। कौन सी प्रावस्थाएं होती है? वृद्धि व संश्लेषण प्रावस्थाएं होती है। कौन सी प्रावस्थाएं होती है? वृद्धि व संश्लेषण। जी मतलब ग्रोथ, पहली बार वृद्धि, एस मतलब सिंथेसिस संश्लेषण, और G2 मतलब दूसरी बार यहाँ पर फिर से क्या होगी? वृद्धि यहाँ पर प्रदर्शित होगी। जब वृद्धि यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है तो तीसरे नंबर का परिवर्तन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब कोशिका किसके लिए तैयार हो जाती है? कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। कोशिका किसके लिए तैयार हो जाती है? कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है तो कोशिका विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। कोशिकाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। कोशिकाओं में क्या प्रदर्शित होती है? वृद्धि प्रदर्शित होती है। जब कोशिकाओं में वृद्धि प्रदर्शित होती है तो कोशिकाओं में वृद्धि प्रदर्शित होने के साथ साथ यहाँ पर नई संततियों को निर्मित करने वाली इकाइयाँ निर्मित होती है। नई संततियों को निर्मित करने वाली इकाइयाँ क्या होती है? निर्मित होती है। और उसके पश्चात छठे नंबर के परिवर्तन के रूप में क्या होता है? नई संततियों का यहाँ पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। नई संततियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमको जनन की प्रक्रिया के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। ये कोई नया टॉपिक आपके पास में मैंने नहीं बताया है, ये टॉपिक आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है। 11वीं क्लास के अंदर आपने कोशिका एवं कोशिका चक्र के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। ध्यान से देखो, अंतरावस्था और कोशिका विभाजन एवं प्रावस्था किसके प्रक्रम है? कोशिका चक्र के प्रक्रम है। ठीक है ना? क्योंकि जनन की प्रक्रिया के दौरान जो कोशिका यहाँ पर भाग लेती है उसी कोशिका के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसी कोशिका के अंदर वृद्धि एवं संश्लेषण होता है। उसी कोशिका के अंदर क्या होता है? विभाजन होता है। उसी कोशिका से कोशिकाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो नई संततियों को निर्मित करने वाली इकाइयां, यहाँ पर निर्मित करने वाली इकाइयों का मतलब क्या है? निर्मित करने वाली इकाइयों का मतलब है किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। इकाइयां कौन सी होती है? नई संततियों को निर्मित करने वाली इकाइयां क्या होती है? गैमिट्स होती है, युग्मकी तो होते हैं। ठीक है ना? और उस कोशिका विभाजन के सबसे अंतिम उसके प्रक्रम में, अंतिम प्रावस्थाओं में, लास्ट में जाकर के किसका निर्माण होता है? युग्मकों का ही क्या होता है? निर्माण होता है। तो नई संततियों को निर्मित करने वाली इकाइयां यहाँ पर निर्मित होती है। और जैसे ही नई संततियों को निर्मित करने वाली इकाइयों का निर्माण हो जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित होगा? भ्रूण के रूप में परिवर्तित होगा। और वही भ्रूण आगे जाकर के नए जीव अथवा नए बीज के रूप में क्या हो जाएगा? निर्मित हो जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे? नई संततियां कहोगे। ठीक है ना? न्यू ऑफस्प्रिंग, नई संततियां या नया जीव आप जिसे बताओगे। ठीक है? तो जनन की जब यहाँ पर जीव के द्वारा जब जनन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उस जीव की संबंधित जननी कोशिकाओं के अंदर हमको दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई भी जीव इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप अपने ही समान किसका निर्माण कर लेता है? नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो देखो, ये जनन और इस जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए और इन विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से नए जीव का यहाँ पर क्या हो गया? निर्माण हो गया, नई संततियों का निर्माण हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है? तो आज के वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से आप सबके लिए लेके आएंगे जनन की विधियां। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जनन की कितने प्रकार की विधियां होती है, ये जनन की विधियां किस प्रकार के जीवों के द्वारा अपनाई जाती है,
पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाला जीव किस प्रकार की जनन की विधि को अपना करके अपने ही समान नई संततियों का निर्माण करता है और अपने विकास की प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। देखते रहिए पैसिफिक ऑनलाइन क्लासेस गंगापुर सिटी। धन्यवाद।